हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में हम डिटेल में बात करनी शुरू कर चुके हैं। लास्ट वीडियो जो हमारी रही फर्स्ट वीडियो थी एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, और हमने काफ़ी कुछ बेसिक्स या उसका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो उसमें डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं सो वो एक बार देख लीजिएगा। हम बात करेंगे अब प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट की। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, जहां पे मैनेजमेंट की बात आएगी वहां पे हेनरी फ्योल का नाम ना आए ऐसा कभी नहीं होगा। मैनेजमेंट के एरिया में ही कहीं ना कहीं आपको हमेशा हेनरी फ्योल का नाम मिलेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हेनरी फ्योल जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट फाउंडेशन जो होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की उसके बारे में बात की थी, और मैनेजमेंट कितना वैल्यू रखता है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, इंस्टीट्यूशन में, वो इन्होंने बात की थी। और इसी फर्स्ट कॉन्सेप्ट को जो है हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। 14 प्रिंसिपल्स जो है इन्होंने मैनेजमेंट के इन जनरल दिए थे, और वही फैक्टर्स जो ये 14 फैक्टर्स या 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं वो जो है एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, ऐसा इनका कहना था। अब ये जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो कौन सी बुक में पब्लिश हुए थे, वो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में पब्लिश हुए थे। ऑल्दो ये जो है एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, ये इनकी फोटो है। ये जो फोटो है वो 30 से 40 साल की जब इनकी एज थी उसके बीच की है। ये क्योंकि ऑब्वियसली ये इंजीनियर थे तो ये कंपनी से रिलेटेड जो चीजें हैं वहां कैसे मैनेजमेंट होनी चाहिए वो चीज थी। लेकिन जो ये जनरल जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी ये सेम चीजें अप्लाई होंगी। और जब हम बात कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है तो वो मैनेजमेंट फिर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या किसी भी कंपनी से रिलेटेड हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यही 14 प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्योल के, इन्हीं को हम क्या करेंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट के एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जनरल प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट की। अगर हम एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें उसको मॉडिफाई करना होगा, हमें समझना होगा कि वो जो प्रिंसिपल है जनरल वो हमारे कैसे काम आ सकते हैं एजुकेशनल फील्ड में। ठीक है जी। शुरू करते हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। और हाँ, ये ऐसा कोई सीरीज नहीं है कि 1 to 14 आपको इसी सीरीज में याद रखने हैं, आपको पता होने चाहिए कि क्या है। क्योंकि अगर आपको ये जो वर्डिंग्स हैं वो पता होगी, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क या जो बाकी होंगे 14 तक, वो आपको अगर पता होगी तो आप अपने आप उसको जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली जब आप काम करते हैं, आपको क्या है, वर्क जो आपका काम है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी के लेवल पे बात करेंगे तो भी एक बंदा सारे काम तो नहीं कर सकता, आपको डिवाइड करना पड़ेगा उन वर्क को। वो जब आप काम को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट और टीचर में, अब क्या किया, एक प्रिंसिपल ने एक स्कूल में रूल बना दिया कि स्टूडेंट और टीचर्स में उन्होंने क्या काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया या डिवाइड किया, कि मान लीजिए एक क्लास में 30 बच्चे हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। अगर एक बच्चा एक दिन जो है वो अटेंडेंस कलेक्ट करे तो एक महीने की अटेंडेंस रोटेशन वाइज हर बच्चा कलेक्ट करेगा। बेसिकली वहां पे टीचर का काम डिवाइड हो गया, यानी कि जो अटेंडेंस टीचर्स ने लेनी थी वो स्टूडेंट ले लेंगे रोटेशन वाइज। हर एक स्टूडेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उनमें जो डिसिप्लिन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी काम को लेके, वो तो फीलिंग आएगी ही, उसके साथ साथ ये काम डिवाइड हो गया। और टीचर जो है फिर वो अटेंडेंस की बजाय डायरेक्ट जो है अपने सब्जेक्ट पे या अपने काम पे फोकस कर सकते हैं आते ही। यही क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। आप अटेंडेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड कर सकते हैं, वो काम आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ऐसे ही डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो किसी भी मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है, रूल होता है कि आप जो है काम को एक पे ना थोप के सब में डिवाइड कर दें। उससे क्या होगा, बेटर तरीके से वो काम जो है वो निकल के आएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो होगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर किसी के पास कोई अथॉरिटी है तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अथॉरिटी। अगर आप किसी स्टूडेंट को या फिर एक दो ग्रुप या ग्रुप बना के किसी स्टूडेंट्स को, उनको अगर आप अथॉरिटी दे रहे हैं किसी चीज की, तो वो क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी उनकी कि वो जो अथॉरिटी मिली है उसको कैसे यूज करना है। एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आपने क्लास में क्या किया, सीआर बना दिया, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव बन गया, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब वो क्या करेगा, मान लीजिए टीचर जो है वो कहीं बीच में उनको जाना पड़ गया,
सो वो पीछे से एब्सेंस ऑफ टीचर जब होगी तो उस टाइम पे क्लासरूम का एनवायरमेंट जो है वो शोर शराबा ना हो, एक बेटर अच्छा एनवायरमेंट मेंटेन रहे। सो वो आपने क्या किया है यहाँ पे कि आपने अथॉरिटी जो है वो एक स्टूडेंट को दे दी कि वो सबका ध्यान रखे या उनको चुप कर, या फिर क्योंकि एक टीचर का ही काम कर रहा है ना वो इन एब्सेंस ऑफ टीचर। सो वो अथॉरिटी के साथ साथ अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो इन चीजों का ध्यान रखे और वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन जो इनका थर्ड प्रिंसिपल है, वो है कि डिसिप्लिन ऑब्वियसली किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को या एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन में जो है वो सिंसियरिटी, ओबीडियंस या जो रिस्पेक्ट है किसी अथॉरिटी के लिए। अब अथॉरिटी जैसे हमने सेकंड वाले में एग्जाम्पल लिया और यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पास अथॉरिटी है, सो उसकी रिस्पेक्ट करना और उस चीज़ को समझना। कई बार ये भी होता था ना कि जो क्लास में सबसे ज़्यादा शोर बच्चा करता है उसी को खड़ा करके मॉनिटर बना दिया, ताकि वो तो शोर करेगा ही नहीं, वो बाकियों को भी क्योंकि बाकी तो वैसे ही कंट्रोल में थे और चुप थे। सो वही चीज यहाँ पे लागू होती है कि रिस्पेक्ट जो है वो अथॉरिटी की होनी चाहिए, ताकि एक इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स रेगुलेशन या जो चीजें हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट होना और एक कंप्लीट डिसिप्लिन मेंटेन करना वो बहुत जरूरी है जब आप सक्सेसफुल मैनेजमेंट की बात करेंगे। सो डिसिप्लिन जो है वो भी एक प्रिंसिपल हो गया या वो भी एक फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड की अगर हम डायरेक्ट प्रिंसिपल की बात करें जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था, उनका ऑब्वियसली कंपनी से रिलेटेड एग्जांपल देके उन्होंने बताया था। तो उनका मतलब था कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है वो कि उसका सिर्फ एक ही मैनेजर होना चाहिए, ये नहीं है कि एम्प्लॉय है और उसको अलग अलग लोग आके काम बता रहे हैं और वो कंफ्यूज हो रहा है। सो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। अगर उसके पास एक ही मैनेजर होगा यानी कमांड किसके पास है कि किसको जो है कौन इसको ऑर्डर दे सकता है या कौन इससे काम जो जो इसको काम बोलेगा वो ये करेगा, ठीक है एम्प्लॉय। सो वही चीज हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं कि टीचर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल होते हैं प्रिंसिपल के प्रति। यानी प्रिंसिपल या जो हेड होगा वो क्या करेगा, उनके वो ऑर्डर देगा या कोई भी चीज उनको बताएगा और वैसे वो फिर बिहेव करेंगे या काम करेंगे, ठीक है। अगर इसी का उल्टा अगर हम लगा के चलें कि हमने एक मैनेजमेंट बना दी, अब वो जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारे लोग हैं और उन बहुत सारे लोगों में से क्या हो रहा है कि सब की थॉट प्रोसेस अलग अलग है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो सबका थॉट प्रोसेस अलग होगा, सबका काम करने का तरीका अलग होगा और वो जो है टीचर्स को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो सबके अलग अलग ऑर्डर्स होंगे। सो उससे क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रिंसिपल को यूज करके हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। कि कमांड कौन देगा वो चीज पता होनी चाहिए। फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर हम एक बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें और वहां पे इस प्रिंसिपल को अप्लाई करें, सो इससे क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को ये क्लियर होना चाहिए कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कंबाइंड प्रोसेस है। ऐसा नहीं ऑब्वियसली टीचर किसको पढ़ाएगा, जब बच्चे होंगे तभी तो ना, और बच्चे किससे पढ़ेंगे, टीचर से। सो वो एक कंबाइंड एफर्ट है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो एक कंबाइंड एफर्ट है और एक कॉमन गोल है। टीचर का भी यही गोल है कि बच्चे को कुछ नया सीखने को मिले, अच्छा सीखने को मिले, और बच्चे का भी यही गोल है। तो वो कॉमन गोल और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों के। और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी, उन लोगों को पता होगा कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, सो वो जो है क्या हो जाएगा, एक फायदेमंद चीज हो जाएगी मैनेजमेंट के एरिया में या एजुकेशनल मैनेजमेंट में। अगर नेक्स्ट बात करें, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि सबके अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं और एक खुद का इंटरेस्ट होना, पर्सनल इंटरेस्ट, और एक क्या हो जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स हैं लगा लीजिए। सो प्राइमरी फोकस ये किस पे देना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्राइमरी फोकस मिलना चाहिए। अगर आपने चक दे इंडिया मूवी देखी है, सो उसमें आपने एक डायलॉग सुना होगा जब वो शाहरुख खान या जो कबीर खान है, कोच कबीर खान वो क्या बोलते हैं उन प्लेयर्स को कि सबसे पहले कोई भी प्लेयर जो है वो अपने देश के लिए खेलता है, उसके बाद वो प्लेयर अपने टीममेट्स के लिए या अपने साथियों के लिए खेलता है, और अगर उसके बाद भी थोड़ी हिम्मत बच जाए तो वो किसके लिए खेलेगा, खुद के लिए। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि आपको यानी वो प्लेयर क्या कर रहा है, सबसे पहले खुद के इंटरेस्ट को नहीं रख रहा, सबसे पहले देश के इंटरेस्ट को रख रहा है। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी स्टूडेंट की अगर हम बात करें या इसको अप्लाई करें हम एजुकेशनल लेवल पे, सो वो इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का होगा, यानी स्कूल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और उसके लिए बच्चे को अगर पर्सनल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करना पड़े
ले तो वो ओके है, ऐसा समझाना उसको चाहिए और ऑब्वियसली टीचर ही उसको ये चीज कन्वे करेगा। सो वो चीज बोल रखी है यहाँ पे कि जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको आप एक साइड रख सकते हैं। आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से रन कर पाएंगे। और वही की उसी की हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, कि आप कैसे बेटर तरीके से काम कर पाए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब जैसे ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट का एग्जांपल मैंने स्टूडेंट की उसमें दिया, वैसे ही टीचर के लिए भी हो सकता है यही एग्जांपल, कि टीचर जो है वो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट की बजाय जो स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर फोकस करे। पर अगर टीचर पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस कर रहा है और स्कूल के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, तो कुछ इनसिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, जैसे कि उसका टेन्योर फिक्स ना हो, कि वो अब उसको पता है कि इन्होंने जो है 1 महीने में 2 महीने में ये मेरे को निकाल देंगे और इसीलिए मैं जो है अपने हिसाब से ही काम करती हूँ, ठीक है। सो वो एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जो है वो जरूरी है। ऑल्दो ये एग्जाम्पल उन्होंने कंपनी के तौर पे दिया था या कंपनी के एग्जाम्पल में दिया था हेनरी फ्योल ने, लेकिन अगर हम इसको टीचर या टीचिंग के एस्पेक्ट में देखें तो इसमें भी वही है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनको सिक्योरिटी होगी कि ये परमानेंट जॉब है या मुझे एटलीस्ट इतने साल तक जो है ये मैं जब तक चाहूं मैं अच्छा काम करती रहूं तब तक ये जॉब मेरी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी जरूरी है। अगर वो स्टेबिलिटी होगी तो उससे क्या हो जाएगा, एक राइट जो है वो मतलब उनका जो इंटरनल फीलिंग होगी वो किसकी तरफ होगी, उनका जो इंटरेस्ट होगा वो किसको अहमियत देंगे, ज्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अहमियत देंगे। सो वही चीज यहाँ पे बोली गई कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जो है वो जरूरी है और वो पता होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। इसमें मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी जो है वो क्लोज है एक दूसरे के, क्योंकि मोटिवेट अगर आप हैं तभी आप क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे और उससे प्रोडक्टिविटी जो है वो कंपनी की इंक्रीज होगी। यही सेम चीज हम स्कूल में अप्लाई करेंगे कि अगर टीचर को सैलरी अच्छी मिल रही है तो वो खुश होकर काम करेंगे। सो बेटर रेम्यूनरेशन जो है वो बेटर वर्क को लीड करता है और उनको रेम्यूनरेशन जो है वो टाइम टू टाइम दिया जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करें तो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इन्होंने बोला है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है अब उसमें बैलेंस्ड होनी चाहिए, चीजें वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होनी चाहिए। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन हमें पता है कि कंसंट्रेशन जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की वो टॉप लेवल पे होगी। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो वो शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी की बात आ गई कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो सब शेयर कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले रही है। सो हेनरी फ्योल का कहना था कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है और सेंट्रलाइजेशन उनको आपको बैलेंस करके चलना है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैलेंस बना के चले डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉइज मस्ट हैव द राइट सोर्स रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल सो दैट दे कैन फंक्शन प्रॉपरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इन्होंने रिसोर्सेज, बेटर रिसोर्सेज की बात की है कि एक प्रॉपर ऑर्डर में और एक रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो वहां पे बेटर होनी चाहिए। और अगर सोशल ऑर्डर की बात करें तो उसमें एनवायरमेंट जो है, वर्क एनवायरमेंट वो सेफ होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, क्लीन और टाइडी होना चाहिए। ये बात इन्होंने कही। अगर हम 11th की बात करें तो वो है इक्विटी। सो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जो कोर वैल्यूज होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी स्कूल की, सो उन कोर वैल्यूज में इक्विटी आना चाहिए और एम्प्लॉइज को सबको बेटर तरीके से और इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ये जो है ये 11th प्रिंसिपल जो हमारा इक्विटी का है वो बोलता है। अब चाहे अगर हम कंपनीज की बात कर रहे हैं तो मैनेजर्स लगा लीजिए या फिर स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लगा लीजिए। सो वो क्या करेंगे, वो सुपरवाइज करेंगे, काम को देखेंगे और बेटर तरीके से सारे एम्प्लॉयज को, सारे टीचर्स को फेयरली और इम्पार्शियली ट्रीट करेंगे। इसमें कोई फेवरिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर आता है स्केलर चेन। इसमें ये जो फैक्टर है स्केलर चेन का, इसमें ये बोलते हैं कि क्लियर लाइन होनी चाहिए किसमें, जो एरिया ऑफ अथॉरिटी है। यानी कि अगर प्रिंसिपल एब्सेंट है तो वाइस प्रिंसिपल के पास होंगी अथॉरिटीज, वाइस प्रिंसिपल अगर एब्सेंट है तो किसके पास अथॉरिटीज होंगी। तो वो जो हायरार्की है टॉप से लेके बॉटम तक, उसी को ये क्या बोल रहे हैं, एक स्केलर चेन बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है, किसकी एब्सेंस में कौन करेगा, सो वो सारी चीजें हायरार्की की वजह से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करें तो इनिशिएटिव होगा। हेनरी फ्योल ने आर्ग्यू किया है कि जो मैनेजमेंट है, जो ये प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, सो एम्प्लॉय को अपनी जो फीलिंग्स हैं या अपना कोई आइडिया जो है, नया आइडिया, वो एक्सप्रेस करना अलाउड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं या टीचर हैं, आपको जो है मैनेजमेंट के काम में बोलने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट अपना जो मतलब वो वही सेम चीज आ गई कि सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो वहां से क्या होगा कि सब लोग इक्वल तरीके से और अपना समझ के उस काम
को करेंगे और कोई आइडिया आएगा तो वो शेयर कर पाएंगे। और इससे क्या हो जाएगा, जो आपका स्कूल है या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक तो इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो जाएगी और वो इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे, प्लस कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो है उसमें एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा कि कोई क्रिएटिव आइडिया जो है आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर लास्ट बात करें तो ये है एस्पिरिट डी कॉप्स। इसका मतलब सेम वही चीज हो जाती है कि इट स्टैंड्स फॉर स्ट्राइविंग फॉर द इन्वॉल्वमेंट एंड यूनिटी ऑफ एम्प्लॉइज। सो वो यूनिटी के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम करें, इन्वॉल्व होके जो है बेटर तरीके से इंटरेस्ट के साथ काम करें। और इसी वजह से क्या हो जाएगा कि जो कल्चर डेवलपमेंट है या जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, वो वहां पे डेवलप होगी। और अगर ये सारी चीजें होंगी, ये 14 के 14 फैक्टर्स अगर होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, एक बेटर मैनेजमेंट जो है वो वहां पे हो पाएगी। और इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, ये 14 के 14 फैक्टर्स, जो 14 फैक्टर्स हैं या 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो हमें एजुकेशनल फील्ड में यूज करने हैं। तब इनको हम क्या बोल देंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बोल देंगे। सो आई होप आपको ये 14 प्रिंसिपल्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।